हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम तिलक के स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा, जिसे हम शिक्षा संबंधी विचार कह सकते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे कि तिलक के स्वदेशी संबंधी विचार क्या थे, बहिष्कार संबंधी तथा निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो तिलक उदारवादियों से भिन्न थे। उदारवादियों से उनका अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधनों के प्रसंग में ही था। देश के लिए स्वराज्य तिलक का एकमात्र लक्ष्य था और तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन थे स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। वो उदारवादी जिन साधनों को वो अपनाते थे, याचिका जैसे पत्र पत्रिकाएं, जो साधन अपनाते थे उन साधनों का वो विरोध करते थे और उन्हीं के विरोध में उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे साधनों को अपनाया था। स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी उनके विचारों को देखते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है, किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति भी थी। तिलक स्वभाव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, वरन स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार का संदेश पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव तक पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया था। स्वयं तिलक ने कहा है कि अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहन करके अदालत तक जाते थे और साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी वे उन्हीं वस्त्रों को पहन करके गए थे। तिलक स्वयं मनसा वाचा कर्म से स्वदेशी भी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के मुख्यांग के रूप में भी उन्होंने सहकारी भंडार खोले थे। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्म सहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मानते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम भी बताया था। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उनका विकास भी संभव होगा। लेकिन तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में ही नहीं, वरन इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का यह अर्थ भी लिया था कि धीरे धीरे विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया
जाएगा। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देने की इच्छा व्यक्त की थी और इस प्रकार उनमें स्वाधीनता की भावना भर देने का अथक प्रयास भी किया था। स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा भी उन्होंने नहीं की थी। उन स्वदेशी और बहिष्कार से उनका जो मूल उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर बाहरी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगें मानने के लिए विवश कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बहिष्कार के अस्ति और नास्ति, स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर भी जोर डाला और कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए विवश होगी। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में कहा गया है। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोह और अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने की बात सम्मिलित थी, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम देना उचित होगा। यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी, लगभग वैसा ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए पूना के एक भाषण में तिलक ने कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अपनी इस दलित और उपेक्षित व्यवस्था में भी तुम्हें अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए। यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना सकते हो, ऐसा उन्होंने जनता के समक्ष कहा था। अब हम उनके शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में देखते हैं कि उनके शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे और उनका जो मित्र आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका कहना था कि यह शिक्षा व्यवस्था ना तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और ना ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के 4 प्रमुख पक्ष थे। शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही दी जानी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सकें। तिलक ने कहा था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि तिलक ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। कि तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन बन सके। धार्मिक शिक्षा पर बल तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे कि किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वो उससे अनभिज्ञ है। तो धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि
कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का उदय भी होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे कि आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी है पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय भाषा और एक लिपि का समर्थन। भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया था। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जाए। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बतलाकर उसका विरोध ही किया था। नेक्स्ट है उसका राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर उनमें स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य भली प्रकार कर सकेंगे। इसमें नेक्स्ट है जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क तथा पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास। तिलक ने अपने चिंतन और कार्यकलापों में जनमत और जनशक्ति को सदैव ही विशेष स्थान दिया था। उनका निश्चित मत था कि जनता में बड़ी शक्ति होती है और निरंकुश शासक भी जनमत से वह खाते हैं, अर्थात भयभीत रहते हैं, उनसे डरते हैं। उन्होंने 1891 में ही केसरी में लिखा था कि शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जानती है। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। उन्होंने केसरी में लगातार ऐसे लेख लिखे जिनमें किसानों, मजदूरों, कारीगरों, जुलाहों, भीलों, छोटे दुकानदार आदि की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए चिंताएं व्यक्त की गई थी। तथा उन्होंने शिक्षित वर्ग को संदेश दिया था कि आप अपने आप को साधारण जनता से अलग ना समझिए और उन्हें संगठित जनता की स्थिति में सुधार कीजिए और उन्हें संगठित भी कीजिए। ये थे तिलक के शिक्षा संबंधी विचार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनके विचार थे शिक्षा से संबंधित। कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था तथा औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पर शिक्षा भी उनके पाठ्यक्रम का अंग भी बने हैं। साथ ही एक राष्ट्रीय भाषा और एक लिपि का भी उन्होंने समर्थन किया था।